Hello everyone, I am Sarthak, Senior Faculty, अभिमन्यु IAS. Now, पंजाब पीसीएस की नोटिफिकेशन भी टाइम आ सकती है. अब तो हमने आपको एक वीडियो भी बनाई थी, इसकी तरफ आपको बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रीलिम्स 2024 की इंडिकेशन है पूरे पूरे. तो एनी टाइम एट एनी मोमेंट पंजाब पीसीएस कैन बी आउट. तो आपको प्रिपेयर रखना है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है. यू डोंट नीड टू लाइट डाउन, क्योंकि बैठने की आराम से होगी जरूरत नहीं है. अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए, किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आएगी. एंड आई कैन गारंटी नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा. बहुत ही जल्दी वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा, प्रीलिम्स भी, मेंस भी एंड इंटरव्यू भी. और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आउट होगा. तो आपको इस वेट में नहीं बैठना कि नोटिफिकेशन आएगा तो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे. यू जस्ट नीड टू स्टार्ट प्रिपरेशन राइट नाउ, राइट नाउ. अभी के अभी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल ही वेट करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल राइट. So keeping this in mind, let's start our video, which is actually in continuation. आज की हमारी जो वीडियो है कंटिन्यूएशन में पिछले वीडियो के, which was fundamental rights. मैं फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्शन देख लिया था. राइट, आपको रिकॉल करवा दूं फटाफट. पहले उस लास्ट वीडियो में मैं आपको बताया था कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, राइट, व्हाई हैव दे बीन इंट्रोड्यूस्ड, व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स. एंड other thing that we saw is the 6 categories of fundamental rights which are defined by the कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ. ये जो 6 कैटेगरी है ना फंडामेंटल राइट्स की, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद डिफाइन करी है. दिस हैज बीन डिफाइंड. इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का. व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस स्पेसिफिकली दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको डीपीएसपी जब करेंगे तब रिकॉल करवाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा मैंने क्यों बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है. देखेंगे तब कितनों को याद रहेगी ये चीज. इस चीज पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. ऑलराइट, अब 6 कैटेगरीज कौन सी हैं फटाफट दोबारा देखते हैं. वन वाज राइट टू इक्वालिटी, देन राइट टू फ्रीडम, then right against exploitation, then right to freedom of religion, then cultural and educational rights, and then right to constitutional remedies. राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल तक है? आर्टिकल 14 टू 18. राइट टू फ्रीडम है 19 टू 22, सॉरी 22, 19 से 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23 टू 24. देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 के 25 से 28. और कल्चरल एजुकेशनल राइट्स 29 टू 30. And last but not at all the least, आर्टिकल 32, द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों बोला जाता है, किस लिए बोला जाता है, सब आगे आएगा, डोंट वरी, सब समझ में आ जाएगा. और यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, अगर आप इफ यू सी कि 30 के बाद 31 ना होके 31 नहीं है, बट वी हैव 32. Why? Because Article 31 एक टाइम पे right to property was there, which was a fundamental right at one point of time, but now it has not been, it has been made a legal right. अब वो fundamental right नहीं है, तो fundamental right कैटेगरी से हटा दिया गया था. From by which, by the 44th Constitutional Amendment Act of 1978. और अब उसको आर्टिकल 300A के अंदर, आर्टिकल 300A ऑफ पार्ट 12 के अंदर इट हैज बीन मेड अ लीगल राइट. ऑलराइट, तो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ से देखेंगे फटाफट, एक बार फिर रिकॉल करते हैं. राइट टू इक्वालिटी 14 टू 18, राइट टू फ्रीडम 19 टू 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 24, राइट टू रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, कल्चरल एजुकेशन राइट 29 30, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32. राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, इट हैज बीन मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A ऑफ पार्ट 12 of the Constitution. All right, so these were the important points. Do remember these. यहीं से डायरेक्टली एक क्वेश्चन हर बार आता है, आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि ये वाला आर्टिकल किसी भी वे में पूछ लेंगे, किसी भी फॉर्म में, कि फलान, लाइक लेट्स से कि आर्टिकल 15 क्या राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, राइट टू फ्रीडम का पार्ट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट है, और कोई कल्चरल एजुकेशन राइट्स का पार्ट है. एग्जाम्पल के लिए पूछा, तो ऑब्वियसली राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है, या इसको अदर वे राउंड में पूछ सकते हैं वो. तो ये डेफिनेटली आप याद रखेंगे. और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताऊंगा मैं आपको, रिकॉल करते हैं, उस दिन ये बताया था कि आपके फंडामेंटल राइट जो है, दे डू नॉट स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 14, रादर दे स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल 12. आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट है. और ये कौन सा पार्ट है? पार्ट 3. ऑलराइट, 12 से लेके 35 तक के अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, ना कि 14 से. तो ये बेसिक बेसिक फैक्ट्स हैं. अब स्टार्ट करते हैं हम अपने फंडामेंटल राइट्स बाय फर्स्ट स्टार्टिंग विद आर्टिकल
12 सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 12। ये फीचर्स हैं, इसको एंड में करेंगे। एक बार फंडामेंटल राइट सारे समझ में आ जाएंगे आपको, देन ये फीचर्स ज्यादा सेंस बनाते हैं, स्टार्टिंग में ना करके वी विल डू इट इन द एंड। ओके, सो फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 12। ओके, अगर आप आर्टिकल 12 पढ़ो तो आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन है, मतलब क्या चीज बताता है, आर्टिकल 12 टेल्स यू अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 12। नाउ आर्टिकल 12 defines what? It defines the term state। जो स्टेट टर्म है ना, वो डिफाइन कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर जो जनरली हमें स्टेट समझ में आता है वो टेरिटोरियल बाउंड्रीज वाली स्टेट समझ में आती है हमें, बट यहाँ पर जो स्टेट वर्ड यूज हुआ है वो उस रेफरेंस में नहीं है। लाइक हमें स्टेट समझ में आती है कि एमपी, राजस्थान, ये पर्टिकुलर स्टेट्स है, ये बाउंड्रीज इनकी डिफाइन कर रही है उन स्टेट्स, उन टेरिटोरियल एरियाज को। बट हेयर हेयर आई मीन द फंडामेंटल राइट्स पार्ट, पार्ट 3 स्पेसिफिकली, कि आर्टिकल 12 जो है, जो पार्ट 3 के अंदर जहां पर भी स्टेट वर्ड यूज हुआ है उसको डिफाइन कर रहा है। तो ये किसको डिफाइन कर रहा है? ये पार्ट 3 में जो स्टेट वर्ड यूज हुआ है। यहाँ पर जो ये स्टेट वर्ड का मीनिंग है ये डिफरेंट है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम द टेरिटोरियल बाउंड्री स्टेट। हेयर द वर्ड स्टेट मीन्स, सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो इट मीन्स गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के लिए बोला गया। आप सिंपल अगर टर्म से समझना चाहें तो गवर्नमेंट, और इसके अंदर कौन कौन आएगा? एनीथिंग रिमोटली एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट। अगर मैं ब्रॉडर बताऊं तो सिंपली पहले सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी, देन स्टेट गवर्नमेंट, देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आई मीन पंचायत, अर्बन एंड लोकल बोथ, म्यूनिसिपैलिटीज आएंगी आपकी, पंचायती आएगी, वो सब आएगी, एंड अदर थिंग्स एज वेल। के अंदर भी गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है, जहां भी गवर्नमेंट पार्ट ले रही है, लाइक आपके पीएसयूज भी, वो भी गवर्नमेंट के अंडर आएंगे। एनीथिंग विच इज रिमोटली एसोसिएटेड विद द स्टेट, दैट इज द गवर्नमेंट विल कम अंडर। या पार्लियामेंट भी फॉर दैट मैटर, पार्लियामेंट डेफिनेटली कम आएगी, इसके अंदर आएगी, स्टेट के अंदर, राइट? पार्लियामेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंदर पार्ट है। एनीथिंग रिमोटली एसोसिएटेड विद द गवर्नमेंट विल बी डिफाइंड एज स्टेट। अब ब्रॉड जो डेफिनेशन है वैसे स्टेट की, हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं, के लिए मैं एक अलग से लेक्चर ले आऊंगा, छोटा सा लेक्चर, आई विल डिफाइन स्टेट फॉर यू। अभी के लिए उसको कंफ्यूज नहीं करना, चीजों को थोड़ा सा सिंपल रखना है। पहले आप थोड़ा सिंपल इन चीजों को समझिए। स्टेट की जो ब्रॉडर डेफिनेशन है, पॉल साइंस वगैरह में पढ़ते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर ही पढ़ते हैं इसको, के लिए आई विल ब्रिंग अ शॉर्टर, छोटी सी वीडियो में अलग से आपके लिए लेके आऊंगा, वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे कि स्टेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ऑलराइट, तो नाउ अभी आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि आर्टिकल 12 क्या कर रहा है। आर्टिकल 12 जो है अपना स्टेट को डिफाइन कर रहा है, और स्टेट किसको बोल रहा है? वो गवर्नमेंट को। टेरिटोरियल बाउंड्री वाली चीजें नहीं है यहाँ पर। ओके, मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपके लिए जो आपका सिलेबस है, वन थिंग आई वांट टू टेल यू, आप सिंपल रखें अपनी चीज। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, सिलेबस ऑफ पॉलिटी, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ पॉलिटी फॉर यू? इट इज, तो आपको प्रिपेयर करना है, पढ़ना है जो कि आपके लिए, इट इज सिंपली द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज योर सिलेबस। आपको अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस हैं आपको पता होने चाहिए। क्या पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन रटनी है? नो। कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजर, जो मेजर मेजर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, डेफिनेटली वो आपको पता होने चाहिए। उनके आर्टिकल्स भी पता होने चाहिए आपको, उनके मीनिंग्स पता होने चाहिए, वर्ड्स पता होने चाहिए, क्या चीजें डिफाइन कर रखी है, क्या नहीं कर रखी, क्या मीनिंग है। हम पढ़ भी तो वही रहे हैं, वी आर बेसिकली, हम पढ़ भी वही रहे हैं, वी आर लर्निंग ऑल्सो दैट थिंग, वी आर टीचिंग ऑल्सो, वी आर स्टडिंग ऑल्सो दैट थिंग ओनली। कि पार्ट 3 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, उसी को समझ रहे हैं, उसी को फंडामेंटल राइट्स बोल रहे हैं हम। क्यों बोल रहे हैं, कैसे लिए बोल रहे हैं, बस उसके पीछे हमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की आइडियोलॉजी समझनी है, क्या चल रहा था उनके दिमाग में, क्यों रखा उन्होंने, रीजनिंग क्या थे उनके। ऑलराइट, दिस इज द थिंग। तो को जितना सिंपल वे में समझोगे, सिंपल करके समझोगे, उतना आपके लिए अच्छा है। कॉम्प्लिकेट करके समझोगे उतनी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती चली। सिलेबस बहुत वास्ट होता है। अब वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि चीजों को सिंपल करा जाए। एक लाइन के अंदर अपने सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, 1 लाइन या 2 लाइन के अंदर आपके दिमाग में उनके मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए। दैट्स इट। डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा उसमें। जहाँ आप कॉम्प्लिकेट करना चीजों को स्टार्ट कर दोगे कि स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, स्टेट क्या है, डेफिनेटली वहां पे काम खराब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब सी मैंने इसीलिए आपके लिए सिंपल करके, सिलेबस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, बात खत्म। पहले आपको इतना पता होना चाहिए।
उसके बाद हम थोड़ा डीप जाएंगे एक एक वर्ड के ऊपर जो पूछा हुआ इसके अंदर। ऑलराइट, ओके। आई होप आपको आर्टिकल 12 समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेते हैं। द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ स्टेट्स। यस, पार्लियामेंट तो ऑब्वियसली स्टेट लेजिस्लेचर भी है आपकी, और ठीक है, एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वही जो आपको मैंने बताया वही डिफाइंड है। ओके, देन कम्स आर्टिकल 13। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 13? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एक। इसी के बेसिस पे इनफैक्ट एक बहुत ही ट्रेडमार्क जो अपना केस है केशव नंदा भारती केस, वो भी कहीं ना कहीं इसी के बेसिस पे ही आया है। नाउ व्हाट इज आर्टिकल 13? आर्टिकल 13 says that all laws, सारे के सारे कानून, all laws, जो भी laws which are inconsistent, with what? With fundamental rights. वो सारे के सारे laws which are inconsistent with fundamental rights will be termed as void and nullified. This is the definition. अब इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई भी सरकार जो है अपनी स्टेट, फंडामेंटल राइट्स पहली बात किसको प्रोवाइडेड है? फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर ना रहे, कुछ प्रॉपर कुछ बेसिक राइट्स डेफिनेटली सिटीजंस के पास होने चाहिए अगेंस्ट द स्टेट, सो दैट उनको ये डेफिनेटली अथॉरिटी पावर जरूर मिले सिटीजंस को भी अगेंस्ट द स्टेट। तो अगर स्टेट जो है कोई ऐसा लॉ बनाता है, कोई भी ऐसा लॉ बना रहा है वो विच इज वायलेटिंग, इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, जो कि आपका फंडामेंटल राइट सबसे खींच रहा है, आपकी वायलेशन हो रही है फंडामेंटल राइट्स की, तो वो वाला जो लॉ होगा, पर्टिकुलर लॉ होगा, दैट विल बी नलिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। वो वैलिड नहीं होगा, वो इनवैलिड करार दिया जाएगा। ये कह रहा है आर्टिकल 13। ऑल राइट, आई होप इतनी समझ में आया होगा। अब यहाँ पर राइट, यहाँ पर दो तीन चीजें और समझने वाली हैं। पहली बात, एक तो ये आर्टिकल 13 डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज्यादा वजूद मतलब पावर दे रहा है, वैलिडिटी दे रहा है कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन ना हो पाए। राइट, दूसरी चीज, आर्टिकल 13 ऑल्सो बिकेम द बेसिस फॉर जडिशियल रिव्यू। इट ऑल्सो बिकेम द बेसिस फॉर जडिशियल रिव्यू। ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। जडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है? क्या ये ब्रीफली एक्सप्लेन करा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है ये कि आर्टिकल 13 जडिशियल रिव्यू की पावर दे रहा है? नो, फर्स्ट ऑफ ऑल नो। बट उससे पहले ये समझना है कि जडिशियल रिव्यू किसको बोल रहे हैं। मैं आपको सिंपल वे में बताना चाहूंगा, जडिशियल रिव्यू है द पावर टू रिव्यू, लेट्स राइट हियर, द पावर टू रिव्यू the legislative actions, the legislative and executive actions, इसके लिए रिव्यू करना अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जडिशरी को पावर दे रहे हैं, ये क्या जडिशरी रिव्यू करेगा सारे के सारे लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव एक्ट्स, पार्लियामेंट के या फिर गवर्नमेंट के भी कोई एक्ट्स, अगर वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट अगर जाए, कि वो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम क्या है इंडिया के अंदर? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम थिंग। तो अगर क्या कोई ऐसा एक्ट, पार्लियामेंट का एक्ट या किसी गवर्नमेंट का एक्ट, अगर कुछ भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के अगर बाहर जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, उसको खारिज किया जा सकता है बाय द जडिशरी। ये होता है जुडिशियल रिव्यू, इन चीजों को रिव्यू करना, राइट, उनको वैलिडेट करना, दिस इज जुडिशियल रिव्यू, सिंपल। और आर्टिकल 13 भी कहीं ना कहीं यही तो दे रहा है। जो लॉज अगर जो है वो फंडामेंटल राइट विच इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 के अंदर, अगर कोई भी ऐसा लॉ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाएगा, तो उसको जुडिशरी क्या है, वॉइड और नलिफाइड कर सकती है।
ऑलराइट, दिस इज आर्टिकल 13। अब यहाँ पर एक चीज समझने की है कि जो लॉज है, इस लॉज के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी। क्या ऑर्डिनरी लॉज, क्या अमेंडमेंट भी है बेसिकली। अगर कोई अमेंडमेंट एक्ट है, क्या वो भी लॉज की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के पास काफी सारे केसेस बने और अल्टीमेटली ये सेटल हुआ था केशवानंदा भारती केस के अंदर। इस चीज को हम अलग से डील करेंगे लेक्चर के अंदर, जब बेसिक स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा मैं, वहां पर आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। अभी के लिए समझ लो सिंपल कि कोई भी ऐसा लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है, को इनकंसिस्टेंट करार दिया जा सकता है, इनवैलिड करार दिया जा सकता है बाय द जडिशरी इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। ऑलराइट, तो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज हमने आर्टिकल 12 और 13 ही करा है। राइट, इजी आराम से करेंगे थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में, तो को समझ समझ के करना है, थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए चीजें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आई विल कम विद द आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ओके, आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी स्टार्ट करेंगे, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो टिल देन आई विश यू ऑल गुड लक, कीप प्रिपेयरिंग, प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन, अगर आप नोटिफिकेशन के लिए वेट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी लैगिंग बिहाइंड, बिकॉज 99% बच्चे यही गलती कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं होता। फिर बाद में उनको ये रियलाइजेशन होती है कि हमने प्रिपरेशन अगर पहले टाइम से स्टार्ट कर दी होती तो डेफिनेटली आज हम एग्जाम क्लियर कर पा रहे होते। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो आपको आगे लेके जाती हैं। इन चीज़ों का डेफिनेटली ध्यान रखिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, नोटिफिकेशन की वेट मत करिए, नोटिफिकेशन तो आनी ही आनी है, ऐसा नहीं होगा कि नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा। ठीक है, बट वो किसी भी टाइम आ सकते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है जिस वजह से थोड़ी डिले हो गई है, वो उसका कुछ करा नहीं जा सकता, लेकिन नोटिफिकेशन आनी जरूर है, वो डेफिनेट है। आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, वो डेफिनेट है, वो आपके हाथ में, वो आपको जरूर करनी है। अगर आप यही सोचते रह जाओगे कब आएगी तो भैया ट्रेन चली जाएगी, बैठे रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। रिजल्ट जब पेपर नोटिफिकेशन भी आ जाएगी एकदम से, फिर पेपर भी लिए जाएंगे, आप देखते रह जाओगे, लोगों की सिलेक्शन हो गया और आप बैठे हो, जबकि आप इक्वली कैपेबल भी थे। बस जस्ट बिकॉज कि आप वेट करते रह गए, काम नहीं बना। इन चीज़ों का खासा ध्यान रखिए, नोटिफिकेशन वेट मत कीजिए, प्रिपरेशन मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और आपकी इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए भी अभिमन्यु आईएएस स्पेशली पंजाब पीसीएस के लिए 1 नवंबर से एक ऑफिशियल ऑफलाइन पंजाब पीसीएस का बैच लॉन्च कर रहे हैं हम। राइट, उसकी जो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी, कुछ भी क्वेरी आई मीन, तो उसके लिए नीचे सपोर्ट का नंबर है हमारा कमेंट्स के अंदर, वहां पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आई राइट इट डाउन फॉर यू। पंजाब पीसीएस ऑफलाइन बैच, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 नवंबर। 1 नवंबर से आपके लिए ऑफिशियली पंजाब पीसीएस का एक नया बैच स्टार्ट कर किया जा रहा है। राइट, डिटेल्स जो है सारी की सारी, कुछ भी क्वेरी आई मीन, वो आप नीचे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। जितना जल्दी हो सके आई विल रियली सजेस्ट, जितना जल्दी हो सके आप इसके अंदर एनरोल कीजिए। इसकी सीट्स भी लिमिटेड ही रहती हैं, फिर सीट्स फिलअप हो जाएंगी तो फिर नेक्स्ट बैच आई डोंट थिंक सो कि बनेगा। ठीक है, आई कैन नॉट से फॉर श्योरिटी कि नेक्स्ट बैच भी आएगा कि नहीं आएगा, बट ये बैच आपके सामने है, ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जितनी जल्दी हो सके इसको ग्रैब कीजिए। with all this information, now I want to wish you good luck for your future endeavors. Keep preparing and keep supporting Abhimanyu IAS. So till our next video, I wish you take care. Thank you. Bye bye.